हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी गर्ग है। मैं पारस हेल्थ में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, जो सीनियर डायरेक्टर हैं पारस हेल्थ पंचकुला में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के। सो इनको पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस है न्यूरोसर्जरी के फील्ड में। इन्होंने लगभग 6000 स्पाइनल सर्जरीज की हैं और लगभग 9000 इन्होंने क्रेनियल सर्जरीज की हैं। सो वेलकम सर टू द शो। थैंक यू। इससे पहले ये मैक्स हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं। तो इससे पहले सर मैं आज हम स्पाइन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले ये सिलसिला शुरू हो, सो मेरा एक इंटरेस्ट है आपसे कि जैसे सब लोगों को लैप्रोस्कोपिक पता है, एंडोस्कोपिक जीआई स्कोप्स पता है, सो अभी ब्रेन के फील्ड में भी एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरीज का हमें प्रोविजन है, अभी नई एडवांस टेक्निक्स है। आपका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रेन में मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे काफ़ी ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स जैसे बोलते हैं, दे आर ऑल डन एंडोस्कोपिकली ओनली। देयर आर लॉट मेनी कंडीशंस लाइक हाइड्रोकेफलस एंड दीज थिंग्स, दे कैन बी डेल्ट विद एंडोस्कोप। कई ट्यूमर्स होते हैं जैसे वेंटिकुलर ट्यूमर्स हैं। बेसिकली यू नीड टू हैव फ्लूइड कैविटी और दिस थिंग वंस यू वांट टू get inside brain. Okay. So there are lot many things like you can do with endoscope. There are third ventriculostomy. कई बार होता है, जैसे एक ट्यूमर होता है थर्ड वेंट्रिकल में, कोलॉइड सिस्ट होता है, उसे यूजुअली आप एंडोस्कोपिकली इजीली निकाल सकते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम दे आर डन थ्रू एंडोस्कोप ओनली। Yes. And from where do you put this endoscope? Through nose. Through nose. Yeah, because it's a very central tumor. You open up part of nose from inside and get inside tumor and then take it out. Okay. So it's basically a minimally invasive procedure. Yeah, you can say that. Yeah. Let's start with spine problems. So sir, मेरा पहला सवाल आपसे है कि common spine problems जो आप अपने field में देखते हैं, which are the common spine problems? Most of the time, spine problems basically they are backaches. Right. कई बार पेशेंट सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ भी आता है, तो दैट इज ऑल्सो स्पाइन प्रॉब्लम ओनली। आई मीन डिस्क रिलेटेड और व्हाट यू वी कॉल गद्दी खिसक गई टाइप। तीसरी चीज, कई बार ब्लैडर बबल रिटेंशन के साथ पेशेंट आ जाता है कि यूरिन सडनली रुक गया, स्टूल में डिफिकल्टी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट विद लो बैक एक। लो बैक एक इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। वेरी कॉमन एंड आई थिंक हर किसी को एक या एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ बैक एक once in lifetime. So, क्या causes हैं? क्यों लोअर बैकएक का commonest cause क्या है? See, 90-95% ऑफ द टाइम अगर आप लो बैक एक की बात करो तो पेशेंट को दे आर मोस्टली मैकेनिकल पेन्स रादर देन हम बहुत बड़ी आगे की चीज़ें सोचें कि कोई ये हो गया वो हो गया टाइप्स का। ऐसा नहीं होता है। बट येस, दिस इज प्रोलॉन्ग सिटिंग इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइक 6 घंटे लैपटॉप पे आप बैठे हुए हो, गर्दन सीधी करके बैठे हुए हो, तो वन विल हैव सर्वाइकल पेन, लो बैक एक। और प्रैक्टिकली जो जैसे व्हाट वी कॉल इन आवर टर्म्स लाइक जो मैक्सिमम प्रेशर जो स्पाइन पे होता है दैट इज इन सिटिंग, दैट इज लीस्ट इन लाइंग एंड मच lesser compared to sitting is in while you stand up. तो बेटर ये होता है योर पोस्चरल बैलेंस, आप स्ट्रेट बैठे हो, स्ट्रेट बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी है, D3 डेफिशिएंसी है पेशेंट में, कई बार ऑस्टियोपोरोटिक पेन बहुत कॉमन होते हैं। मोर देन पोस्ट मेनोपॉजल जैसे फीमेल्स में अगर इफ़ यू सी इंसिडेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, at least 90% females in postmenopausal period in India they are osteoporotic. So osteoporotic pains भी बड़े होते हैं। कई बार osteoporosis की वजह से फ्रैक्चर ही हो गया, spontaneous fracture, they are also very common. So there can be n number of causes for backache. You are saying like sitting, आजकल बहुत लोगों की sitting jobs हैं, so I think so it's always better, I mean कि 1 घंटे बाद आप थोड़ा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा 2 मिनट के लिए वॉक कर लो। और इतना ऐसा कोई काम होता नहीं है प्रैक्टिकली। अगर मैं बात करूं कि नहीं जी आपको 10 घंटे कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में बैठ के काम करना है, विच इज वेरी विच विल डेफिनेटली लीड टू, बिकॉज मसल्स गेट दे गो इनटू स्पाज्म एंड वन स्टार्ट्स हैविंग पेन एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। सो क्या होता है ये और क्या कॉजेज हैं इसके? बेसिकली प्रोलैप्स डिस्क बेसिकली क्या है? डिस्क तो हड्डियां जो वर्टेब्रा है, जो मड़के हैं बेसिकली हड्डियां हैं स्पाइन की, उसके बीच में इट्स अ हार्ड एन्यूलस, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसके अंदर एक जिलेटिनस मटेरियल होता है। तो दैट जिलेटिनस मटेरियल लीड्स टू इट्स वर्क्स एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट, कि अगर कोई झटका लगा करके तो जो बाहर का एन्यूलस होता है दिस इज अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। तो उसमें के टू बिगिन विद डिस्क प्रोलैप्स जो हम बोलते हैं, तो उसमें एक एन्युलर टेयर हो जाता है, उसमें एक छोटा सा छेद हुआ या कुछ एक टेयर हो गया, बिकॉज कभी आपने एकदम से बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली, कोई पुश कर दिया, कुछ गिर गए, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है जब प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर तो वो दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट,
विच कंप्रेसेस एट टाइम जो ड्यूरा जब सेंट्रल में होता है तो ड्यूरा को कंप्रेस करता है जिससे बैक एक की फीलिंग देता है। वही चीज़ अगर साइड में चली जाती है जहाँ से फोरामिना जहाँ से नर्व रूट्स निकल रहे हैं, जब उसे इरिटेट करेगा तो पेशेंट स्टार्ट्स हैविंग सिवियर रेडिएटिंग पेन इन लेग्स, व्हाट वी कॉल शियाटिका एंड ऑल। सो बेसिकली डिस्क प्रोलैप्सिस जो डिस्क बाहर निकल के आ गई है, बेसिकली इट्स नॉट डिस्क, इट्स दैट जेलेटिनस कंपोनेंट ऑफ डिस्क व्हिच कम्स आउट। जैसे आपने बताया कि आप हेवी वेट उठाया आपने, वो एक कॉज है। सो sitting also is a cause, like It's not a cause, but it leads to more of disc degeneration, dehydration, जिसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूस पेन होता है। एंड मोर ओवर इन सिटिंग, आई मीन देयर इज लॉट ऑफ मसल स्पाज्म बिकॉज मसल्स आर इन वन स्टैटिक पोस्चर। अगर उनकी मोबिलिटी होगी तो एक स्मूथ फंक्शनिंग होती है। तो होता क्या है कि एक मसल स्पाज्म में गई, दैट विल लीड टू पेन, पेन विल अगेन लीड टू स्पाज्म, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। Pain leading to spasm, spasm leading to pain. And so that's why at times, like once you go to any clinician, if you have initial pain, they give you one painkiller muscle relaxant at least twice a day for maybe 5-7 days. Then if somebody is okay with that, it's fine. अगर नहीं होता then you have to see further, I mean investigate him maybe with X-ray or MRI depending on the patient situation. सो जैसे हमने बोला कि स्लिप डिस्क की बात की, तो बेसिकली इसका आप डायग्नोसिस बाय एमआरआई या एक्सरे? सी डिपेंड्स, सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ पेशेंट। अब अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है सिर्फ लो बैक एक है, उसे कोई रेडिएशन वगैरह है, आई विल नेवर एडवाइस फॉर एमआरआई। आई विल जस्ट आस्क somebody to get his vitamin levels, B12, B3, which are very common in cases of low backache and this thing. If they are deficient, you supplement it, give that patient painkiller muscle sense for a week. If it doesn't get better, then definitely you need to get X-rays and maybe, or अगर कोई patient severe radiating pain के साथ आ रहा है टंग में, I'll straight we go for MRI to see अंदर nerve कोई compress हो रही है, क्या हो रहा है। और कई बार होता है इतना पेन है, कोई पेशेंट आ जाता है लेग वीकनेस के साथ, आई विल इमीडिएटली गो विद एमआरआई, आई विल सस्पेक्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर at times. So it is like clinical profile of the patient plus examination. This is how we can diagnose. Yeah. So this is very different state of patient. You go with different kind of investigation. It's not that किसी में बोला जी मैं बहुत सारे पेशेंट होती जी मैं MRI करा लेता, वो कर लिया, ये कर लिया, वो करके, तो but this is what is more important. I mean you need to see a clinician first and then let him decide what he wants to get investigated for. So you should go to a good neurosurgeon when you are anyone. I mean any yeah. So इसके treatment options क्या हैं sir? Is it curable by medicine? See, most of the 90-95% of the time with this pain, you don't require any surgery or anything. Like if there's a small disc prolapse or something you see on MRI, I mean it's not going to be, I mean later on create problem to the patient या कुछ। कई बार क्या होता है at times इतनी massive disc prolapse होते हैं, you are skeptical कि patient might go into what we call cauda equina. Cauda equina is basically they compress those lower nerve roots, I mean sacral nerve roots उसने दबा के, जो कि which are supplying your urine and bladder and this thing. So that depends. I mean it's not that with every patient you will one will go for surgery and let's say, but 95% of the time this is conservative management only. If at times कई बार mechanical pain है that doesn't heal with medication and all, you might go with epidural steroids at times. और अगर कई बार क्या होता है कि patient को बहुत ही severe ऐसा है जहाँ आप ये suspect करते हो कि patient को ये ना हो जाए कि cauda equina syndrome वगैरह ना हो जाए, at times one might need to go for, like there have been many patients who have come to my OPD, suddenly somebody right in front of my eyes, I have seen patient suddenly getting this urinary retention, and when we got that MRI it was massive prolapse. He was immediately taken up for surgery, then disc removed and patient is fine. I mean it's timely intervention is very important at times. So basically, but basically 90-95% of the time one doesn't require any surgery. Lifestyle modification, weight बढ़ा हुआ है, weight कम करना है, physical exercise, couch potato बने हुए हो आपने जाके वो करना है, weight loading नहीं करनी है, थोड़ी बहुत physical activity करना है, one has to go for a walk and brisk walk or running, jogging. 95% cases can be treated with medications and lifestyle changes and 5% में हो सकता है आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़े. So एक और चीज़ है, सर्जरी का बहुत डर है लोगों में.
न्यूरोसर्जरी मीन्स अ बिग सर्जरी. सो कैन यू एक्सप्लेन कि प्रोलैप्स डिस्क के लिए जो हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस हैं, सो हाउ सेफ आर दे एंड लाइक किस टाइप की सर्जरीज आप करते हैं इन दैट केस? See, frankly speaking, this is also customized kind of this thing. You know, in some patient, like you can just go with one sort of needle, this thing, what we call transfemoral discectomy. कई बार बहुत बड़ा prolapse है, कई बार stenosis है, you go with microscopic decompression of bit maybe 2-3 levels or something. There are lot many options these days. Okay. It might be microdiscectomy, might be transfemoral discectomy, it might be pure endoscopic discectomy. Okay. It might be, there are lot many modalities of treatment depending on what patient requires, frankly. Okay. And they all are safe options. Yeah, they all are safe. I'm yet to see a patient. If you operate and one develops deficit, no, almost Okay. 99.9999% they are safe. Great. And most of the time, but it has to be a perfect indication. Like in some cases where it's a small disc, you think it can be treated conservatively. And if somebody, I have seen few cases like this. If you operate on that patient will never be satisfied because he could have been easily treated with conservative management. Okay. And at times there are very large discs or something. You operate immediately, patients get relief, and by the evening, 90% of them are discharged. Okay. With absolutely without pain and maybe a little bit of local pain of your surgical site. That's it. ओके. सो अभी हमने बात की थी कि जैसे नर्व डैमेज होता है जब डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो बहुत लोग मैंने देखा है, मेरी ही रिलेटिव्स में कुछ लोग हैं जो उसको लेके बैठे रहते हैं पेन को, एंड लाइक हाउ मच डैमेज इट कैन कॉज. यार देखो क्या होता है, नर्व रूट्स वगैरह होते हैं कि इन अ पेशेंट वेयर you see it's a huge chunk of maybe prolapse disc or something which is compressing nerve root. Right. You know it. Over a period of, these nerve roots are very soft structures, right? तो उसमें क्या होता है, there are myelin sheath of this like layer of fatty layer what we call on nerve roots. If you keep on harboring this thing out of fear, कि surgery के बाद ये हो जाएगा, तो practically तो कुछ होता नहीं है. See, you are operating under microscope, right? You hardly give 1 inch incision, right? You get inside this, take it out. You have 40 times magnified image of nerve. So there cannot be any surgeon or somebody, I think, one who's seeing this thick nerve root and he can damage that. So it's impossible. To damage a normal nerve in case of if you are operating under microscope, yes, definitely. अगर आप naked eye वगैरह से कर रहे हो तो they are very thin nerve roots. तो उस जगह पे आई कैन से कि नेकेड आई से ऑपरेट करना माइट बी रिस्की और समथिंग. देयर आर एट टाइम सेंटर्स वेयर यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ गुड माइक्रोस्कोप एंड दिस थिंग. सो दैट इज वन डेंजर दिस थिंग. कई बार क्या होता है, बहुत पहले लोग दे वर नॉट यूज्ड टू यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, है ना, और एंडोस्कोप और दिस थिंग. तो व्हेन दे वर डूइंग, तो दे हैव सीन few state of patient like this कि जहाँ ऐसे ऑपरेट किया नेकेड आई से, किसी की पता चला ऑपरेट करते करते बेचारे सर्जन के हाथ से नर्व उड़ गई, एंड देन डेफिनेटली वन विल हैव डेफिसिट एंड you know will be skeptical throughout his life. Right. So But with advanced techniques, yeah. They it's see very, with the advent of microscope, endoscope, things have become so cool. yeah. आप इंटेंशनली तो नहीं किसी की नर्व रूट काटोगे ना, बेसिकली. सो इट्स इम्पॉसिबल टू गिव डेफिसिट इन एनी पेशेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी, दैट आई बिलीव. We have safe, very Yeah, safe it's options very available. safe because Yeah. these microscope, and you see that costing that goes for this thing. Like if you think what microscope we usually use is this Pantro microscope. This costs somewhere around 2.5-3 crore के करीब. Right. So it goes into this thing, for this advancement of Yes. this thing so that you don't commit any sort of mistake or something. So we have talked about treatment part. तो अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि हाउ टू प्रिवेंट. हमने वैसे थोड़ा ब्रीफ में बात किया है, सो मे बी प्रिवेंशन. यार मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ऐसे यंग पेशेंट्स वगैरह देखे हैं. मतलब यू गो टू अ जिम, सडनली यू वांट टू बी श्वार्ज़नेगर और रैम्बो एकदम से बनने का शौक चढ़ता है. आपने वो 200-250 kg का वो उठाया है एकदम से, तो डेफिनेटली वन विल हैव सडन प्रेशर ऑन दिस थिंग. तो जिमिंग इज ओके, बट विद अ गुड इंस्ट्रक्टर, गुड एडवाइजर, है ना. Your diet is very important. Right. You should not be deficient with vitamins and minerals and this thing. And third is your regular workout, in the sense your daily brisk walk, jogging, weight management, and sitting posture has to be all right most of the time, because आप कभी ऐसे बैठोगे कभी वैसे बैठोगे, तो वो सारा उस पर
स्पाइन को अननेसेसरली लोडिंग करोगे तो वो एक टाइम पे तो गिव अप करेगा। एर्गोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो यू हैव टू, बहुत लोगों की सिटिंग जॉब है, सो कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, सिटिंग हियर you have to be straight, you need to sit, yes, and you have to give some break of 5-10 minutes after 1 hour or so. Yes. That is what is most important. You stretch yourself, you just have a walk for 5 minutes, you can again come back and do your work. ऐसा तो किसी ऑफिस में नहीं होता ना, आदमी ने कोई खड़ा हुआ है देख रहा है कि 10 घंटे तक बैठा हुआ है और नहीं जी 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया. It doesn't happen like this. But basically you only have to take care of Yeah, yourself yeah. and you have to give Absolutely. yourself a break. Definitely. तो हम बात करते हैं कोर, जैसे हम बात करते हैं हमारे मसल स्ट्रांग होने चाहिए तो हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर कम आएगा. सो आई थिंक यही हमने अभी बात ये की. फिजियो वगैरह का देखो, ये सारे स्पाइन पे देयर इतनी सारी मसल्स अटैच्ड होती हैं, स्पाइनस प्रोसेस से लेके ट्रांसफर प्रोसेस से लेके देयर लॉट मनी, इट्स अ मसल स्ट्रक्चर ओनली. तो अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग है, इवन इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ वीक स्पाइन, दैट विल कॉम्पेंसेट फॉर दैट, है ना. तो आपका, और दूसरी चीज आपकी बोन वगैरह ठीक है, तो आई थिंक दैट विल लीड टू, आई डोंट थिंक समबडी शुड हैव दिस सॉर्ट ऑफ पेन एंड दिस थिंग. लाइक इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट डेफिनेटली. So basically, avoid long sitting, have a healthy diet, but vitamin levels आपके proper Yeah, होने and चाहिए. regular exercise, maybe Regular a brisk walk. See, exercise. brisk walk has to be, what happens with brisk walk. I advise all my patients to have brisk walk rather than jogging, running, or weightlifting. Why? First thing is like brisk walk, and brisk walk has to be of that pace. That pace which leads to your, some sort of, you ask for your breath. Yeah. You're falling इतनी short of स्पीड से breath. होना चाहिए. हाँ. See, one athlete might not be breathless while he is running with his full speed. One, some cardiac patient might be breathless with few steps only. Then you have to see that with what pace you are supposed to walk. But this walk should be at least, it indirectly, exercises your heart, your lungs, your chest. And most important, once you do any brisk walk for maybe quarter an hour to 1 hour or this thing, you have, some endorphins released through your brains, which are pleasing hormones. So you feel quite okay, quite relaxed once you do at least some sort of brisk walk or And this it thing. And it's not very exerting also. Yeah. So it helps all your body muscles. Yeah. Every body, every muscle functions with this thing, like once you do brisk walk. So that is one simple exercise, I can say that. Yes. Rather than you'll go to gym, lift up वो 150 kg weight, next day you'll get tired, and either you have to be very, very disciplined about that, or you usually leave that thing. But brisk walk is one thing, like you can continue for years. And weightlifting अगर आपको करना है, so do तो it under with proper supervision. guidance. Yeah. So अभी मेरा एक और सवाल है आपसे, सर्वाइकल पेन भी बहुत कॉमन है. So अभी जैसे हमने लोअर बैक पेन की बात की, so what is the cervical pain? What are the causes of Exactly cervical? same. I mean, अब आप ऐसे ये लैपटॉप और आजकल जो आईफोन और फोन्स जो बेसिकली हो गया है, you continuously keep watching this thing, this muscle will go into spasm, right? You are hooked to a phone continuously, sitting for maybe 1 hour, 2 hours. This will go into spasm. Right. This will give to pain. Pain will again lead to spasm. Right. So it becomes a vicious circle. So you need to little bit exercising We your. keep looking at the phone like this. We don't look up. I think. Yeah. We need तो वो this is all mechanical. This thing at times, I mean, what do you see on YouTube with this thing? Over a period of time, this neck is going to get hunched like this over your next further generations and this thing, because they are totally hooked on this thing. So this posture जो भगवान ने दिया है, उसको आपने मतलब प्रैक्टिकली खराब करके कंटिन्यूस रखा हुआ है, देन तो ये चीजें तो होनी है. और उसमें भी ऐसे ही होता है, कोई डिस्क है निकली हुई है, नर्व रूट को कर रही है, देयर माइट बी सम रेडिएशन, तो इट माइट बी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, व्हाट वी कॉल. इन दैट केस एट टाइम्स यू माइट नीड टू ऑपरेट दैट बिग प्रोलैप्स. कई बार वो फिर इसमें ये सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं कि पेशेंट का ये देखना कि ग्रिप कैसा है पेशेंट का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. खासतौर से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आप कभी एसेस करते हो पेशेंट का, तो कई बार ओल्ड एज वगैरह पेशेंट में व्हाट वी कॉल सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, धीरे धीरे करके वो कैनाल डायमीटर कम हो जाता है, उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाती है. धीरे धीरे करके पेशेंट्स हैव बायलैटरल दिस ग्रिप वीकनेस, दे हैव डिफिकल्टी इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह. दिस इज ऑल रिलेटेड टू सर्वाइकल. सो इसके अलावा हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आप सेरिब्रोवैस्कुलर केसेस भी आपने बहुत ट्रीट किए हैं. सो कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कि व्हाट आर
those cases? सी सेरेब्रोवास्कुलर केसेस तो कोई रप्चर्ड एनिज्म हो गया, जैसे ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है वेसल्स, उसमें एक बलून बना हुआ है किसी का, दैट्स अ congenital abnormality basically, but at times with increased BP this get burst, this is worst kind of bleed like what we call जो ruptured aneurysm वगैरह होता है. So last time हमने डॉक्टर अभी थे न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ, उनके साथ हमने स्ट्रोक के बारे में बात की थी. So stroke में I think stroke is, see, neurologist, neurosurgeon, I mean they are, you know, some sort of, you both need to focus on that. At times stroke हुआ किसी पेशेंट को, stroke हुआ, stroke क्या होता है basically, what we call fast sudden facial deviation, arm weakness, you know, your this thing, what we call speech disturbance and this thing. आप गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, at times क्या होता है, जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, see there are specific areas in brain where these arteries are supplying, though it might be ACA, MCA or ICA or whatever in our respect, but एक portion of brain starts getting damaged, जिसकी वजह से आपको फोकल डेफिसिट्स आने शुरू होते हैं. अब कई बार क्या होता है, उसमें इंटरवेंशन वगैरह की जरूरत भी पड़ जाती है. किसी ने पहली चीज़ न्यूरोलॉजिस्ट ने थ्रोम्बोलाइज किया, एट टाइम्स उसमें ब्लीड हो गया, तो सडनली वहाँ प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है. तो then comes the role of neurosurgeon. He might need to interfere in that, like at times just as a life-saving procedure, you do decompressive craniotomy, open the brain. At times stroke क्या है, stroke can be ischemic stroke and one can be hemorrhagic. Hemorrhage मतलब bleed हो गया, ischemic मतलब सूख गया वो करके. अब सूखने के बाद क्या होता है कि over a period of time ब्रेन में swelling होनी शुरू होती है. swelling होगी तो ब्रेन दूसरी साइड शिफ्ट करेगा. दो ब्रेन अटैच्ड हैं, यहाँ पे ये बेसिकली ब्रेन स्टेम है. अब ये जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो देयर इज रिस्क ऑफ ब्रेन हर्निएशन व्हाट वी कॉल, क्योंकि एक बार हर्निएट ब्रेन कर गया तो नोबडी कैन डू एनीथिंग. तो उस टाइम कई बार एक न्यूरोसर्जन का रोल आ जाता है कि डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी कर दो. both kind of strokes can help. हेमरेजिक यूजुअली न्यूरोसर्जन के पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कई बार क्लॉट इवैक्यूएशन करना पड़ता है, कई बार डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी करनी पड़ती है, कई बार कुछ करना पड़ता है करके. So thank you, sir, for your valuable time, knowledge. नमस्कार, thank you. And thank you viewers for watching. I hope आपको ये information life में काम आएगा. Thank you.